वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, पहले कल वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन हो पीछे से, तो वो पूछ लें पहले। पक्की बात है, कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, वैसे मुझे एक चीज बताइएगा, सारे ईमानदारी से हैंड रेज करना है सब में। आप में से कौन कौन ऐसा है जो, चले साथ साथ तो बड़ा मुश्किल, पर हर कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ पढ़ लेता है? जरा हैंड रेज करें ना, मुझे पता तो चलो कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़े ऐसे वक्त कवर कर लेते हैं चीजें। ईमानदारी से, सिर्फ ये नहीं कि क्लिक करना है तो क्लिक कर रहे हैं, ईमानदारी से। सर लेक्चर 1 पढ़ लिया है। वाह, ग्रेट है। वो ठीक है। हाँ, ठीक है, एंड करने लग, पता लग, तो साथ साथ पढ़ लिया करें। थोड़ा होता है, बाद में ये बर्डन इतना ज्यादा बन जाता है ना, और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में सिर्फ मसला क्या है, यही कि हम प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेपर क्लियर नहीं होते, या बाद में फिर मसला बनता है। बाकी साथ साथ किया करो, कोशिश करते हैं। आज जो टॉपिक हमने कवर करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का टॉपिक है, प्रैक्टिकल। मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिटेबल है वो ही बनाएगी, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लॉस हो रहा है तो वो बनाएगी। मैंने बोला ओवरऑल हर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा था मेरे साथ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दो मेन तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमर्शियल और एक नॉन कमर्शियल। ठीक है, वैसे हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें ना, तो हम ऑर्गेनाइजेशंस को अंडर टू अम्ब्रेला डिवाइड करते हैं। नंबर वन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको ओन्ड एंड कंट्रोल कौन करती हो? गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट करती हो या प्रोविजनल गवर्नमेंट करती हो, कोई भी, तो वो कौन सी है? पब्लिक सेक्टर। जबकि प्राइवेट सेक्टर कौन सी? जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको ओन कंट्रोल प्राइवेट पब्लिक करती है। मेरे जैसे, आपके जैसे कोई लोग हैं, बिजनेस के ओनर हैं, हमारे बिजनेस। और इसमें भी फर्दर फिर पब्लिक, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इसमें आगे टू क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर वन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड नंबर टू, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो, और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोशल वेलफेयर को इनहेंस करना, या विदाउट चार्जिंग एनी एडिशनल कॉस्ट सर्विसेज या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इनका काम। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, बेशक वो प्रॉफिट कंसर्न है या नहीं है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। बिजनेस प्लान।
ये जो बिजनेस प्लान है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या एक टाइप का बिजनेस का एक टूल है, प्लानिंग टूल है, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये बताएगी कि वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं या उनके टारगेट्स के, और एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, किस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या रोल है बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर। तो बिजनेस प्लान आपको इन सारी बातों पे आंसर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इधर भी वो मैंने ये जर्नल एक बता रहा था इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं की थी, अब ये करना है। अब फिर सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये एक प्लानिंग टूल है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है कि जिसके थ्रू उसने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो क्यों इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्यों बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ती है? नंबर वन, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यू प्रोजेक्ट या कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस टाइम के ऊपर, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट तो डेली बेसिस पे चेंज होती है ना, तो आपने करंट बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना होता है और करंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहली मेन रीजन तो ये होगी कि ठीक है जी, अब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट या वेंचर स्टार्ट करें या बिजनेस स्टार्ट करें, तब पहली बात। नंबर टू, जब आप किसी न्यू बिजनेस पार्टनर की तलाश में हो, मतलब आप पार्टनरशिप टाइप बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, तब, या आप अपने बिजनेस में न्यू इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको तो बिजनेस की नाउ हाउ है और उन्हें पता है बिजनेस कहाँ पे इस टाइम पे स्टैंड करता है। बट जो न्यू आएगा इन्वेस्टर या पार्टनर, उसको नहीं करंट सिचुएशन का पता, क्या आपका बिजनेस कहाँ लायक करता है, इन्वायरमेंट कैसी है, बाकी सारा कुछ, तो वो क्या कंडक्ट करवाएगा, वो बिजनेस प्लान है। फिर जब आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड है, और फाइनेंस कब रिक्वायर्ड होता है, जब आपने ग्रो करना हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन डिपेंड करता है कि जियोग्राफिक एक्सपेंशन है या आप एग्जिस्टिंग लोकेशन में, जिस भी कंट्री में आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं वहां पे आप अपने ऑपरेशन एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो ये भी आएगा इसके लिए। फिर देखें, अब जैसे मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट भी है, तो पब्लिक सेक्टर में फिर बेसिकली गवर्नमेंट को जब किसी ग्रांट की या ये चीज जरूरत पड़ती है तो उसके अप्रूवल के लिए किस चीज की जरूरत होगी, बिजनेस प्लान की जरूरत। हारिस अपना माइक काइंडली म्यूट कर लेना। उसके बाद जब आपने बिजनेस को बेटर मैनर के अंदर मैनेज करना, मैनेज तो आप तब कर पाएंगे ना जब आप अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मैनेज तो तब कर पाएंगे ना।
दैट्स वाई आपको किसकी जरूरत है, बिजनेस प्लान की। उसके बाद जब आपने मेजर करनी हो एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के साथ, आपने अकाउंटिंग में देखा है ना, वो बजटेड बात क्या आप प्लान कर रहे हैं, देन एक्चुअल आउटकम क्या आ रहा है, आपने कंपेयर भी तो करना है। यहीं से आपको पता चलेगा कि आपने क्या टारगेट सेट किया था, कितना अचीव किया। उस दिन हमने एक बात की थी कि गोल मेजरेबल होने चाहिए। तो ये वो रीजंस हैं जनरली जिसके लिए आपको ये बिजनेस प्लान की जरूरत है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है कि इसकी ये जरूरत है। ये किन चीजों के आंसर आपको देगा। नंबर वन, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑनगोइंग बिजनेस है, तो उस केस के अंदर आपको उस एरिया को हाईलाइट करके देगा जिसके लिए आपको स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर बिजनेस के 10 एस्पेक्ट्स हैं तो बिजनेस अपने 10 के 10 एस्पेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होती, लूप होल हर जगह पे एग्जिस्ट कर। अगर आप बेटर है तो ये आपको फिर हेल्प प्रोवाइड करेगा कि आप एक्सीलेंस कैसे अचीव कर सकते। नंबर टू, आपको आपकी कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करके दे। और ये जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है ना, ये किसी एक मेजर एरिया के अंदर होती है, सारे एरियाज के अंदर ये कॉम्पिटेंसी नहीं आ सकती। बाज कंपनीज के पास मैनेजमेंट स्टाफ बहुत अच्छा होता है, बाज कंपनीज के पास प्रोडक्शन टेक्निक्स दूसरों से अच्छी होती हैं, बाज कंपनीज की सेल्स टीम्स जो होती हैं वो एडवांटेज लेके देती है। बेसिकली कोई भी हो, कि बेसिकली कोर कॉम्पिटेंस वो होती है कि जो आप अपने कंपेटिटर से बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। और ये कोर कॉम्पिटेंस आपको क्या देती है, कंपेटिटिव एडवांटेज। और वो कंपेटिटिव एडवांटेज क्यों है आपको, इसीलिए क्योंकि आपका कंपेटिटर वहां पे वीक है। कोर कॉम्पिटेंसी नहीं, बल्कि आपकी जो की वीकनेसेस हैं वो भी आइडेंटिफाई करके देगा। नंबर थर्ड, बिजनेस से रेलेवेंट वीकनेसेस और थ्रेट्स जो भी हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करके देगा, क्योंकि हम इसके अंदर ना स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। ये एक एनालिसिस है, बेसिकली एक्रोनिम है जो कि यूज करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में किस चीज के लिए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो होते हैं, तो वो हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो यही कह रहा है कि वीकनेस और थ्रेट कौन सी। वीकनेस वो पॉइंट जिसके ऊपर आपका कंपेटिटर आपसे कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकता है। और थ्रेट क्या है कि फ्यूचर में आप अपना जो कंपेटिटिव एडवांटेज आपने गेन किया हुआ है, या अपना जो एक सक्सेस है आपके बिजनेस की, वो आप लूज कहाँ पे करना है।
ये वीकनेसेस ही आपको थ्रेट में कन्वर्ट करती हैं। और देन होता क्या है कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये अब डिपेंड कर स्ट्रेंथ में भी, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो मे बी वो वीकनेस बने, वीकनेस के बाद थ्रेट बन जाए। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आप कितना कीनली हर फैक्टर को ऑब्जर्व करते हैं और जहां जहां कोई प्रॉब्लम आती है उसको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कहीं पे आपको कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवेल करें। हर टाइम वॉच डॉग की तरह बैठे रहे। फिर कहता है ये जो बिजनेस प्लान होता है ये आपको आपके कंपेटिटर्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को आपने पूरी तरह से स्टडी करना है। इसमें तो कंपेटिटर भी बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। क्योंकि एक और एनालिसिस है जो कि कंपनी कंडक्ट करती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं, उसकी पुरानी जो फॉर्म है वो पेस्ट एनालिसिस होती है, PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये आप एनालाइज करते हैं। और अब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको पेस्टल एनालिसिस है, इसके अंदर इन्वायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स ऐड करते हैं। फिर आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को बेटर मैनर में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो अवेलेबल इनपुट है आपके पास, मतलब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसके अंदर रहते रहते आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट, वो फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुई। मैंने कहा है विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, कैपेसिटी उसके कैपिटल के अकॉर्डिंगली उसके रिसोर्सेज होंगे ना। तो ये फर्क है एफिशिएंसी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप एफिशिएंटली अपने फंड्स या फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज, और असल में तो स्टेक किसका है, ये इन्वेस्टर का। यही तो स्टेक है बिजनेस, कि भाई जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है कहीं वो मिस यूटिलाइज तो नहीं होता, क्योंकि उसको कल को लॉस नजर आ रहा है। कि अगर वो प्रॉपरली मैनेज कंट्रोल नहीं होगा उनका फंड, लॉस होने के चांसेस हैं। और कोई भी इन्वेस्टर इस पर्सपेक्टिव में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि लॉस भी है, वो तो प्रॉफिट कंसर्न के। फिर आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपकी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज के पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना। अच्छा, ये चीजें तो होती हैं, इसीलिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब एनालिसिस कंडक्ट किए जाते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो डिजाइन की जाती है, ये आप कर चुके हो। फिर पोटेंशियल नीड्स के हैं, HR। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इसने इतना फोकस क्यों दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये जितनी बातें इन सारों को डील किसने करना, मशीन्स या रिबोट्स ने तो नहीं करना, ह्यूमन बीइंग्स ने करना। और अगर HR ने किसी भी डिपार्टमेंट में एक भी गलत बंदा इनकारपोरेट करवा दिया तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल लॉस होगा वो आप सोच भी नहीं सकते।
दुनिया की एक, इसमें एग्जांपल देता हूँ, एक केस आपको सुनाता हूँ। दुनिया की बड़ी एक टॉप रेवेन्यू जनरेशन कंपनी, उनका फाइनेंस डायरेक्टर ना छोड़ गया। तो बाकी जो डायरेक्टर्स थे, और उस टाइम के ऊपर ना ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता होता था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। बहरहाल, तो हुआ ये कि बाकी डायरेक्टर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में ना, उन्होंने जब रेजोल्यूशन पास करानी थी, बाकी सारा कुछ, तो उन्होंने डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करानी थी। तो कुछ उनमें से दो डायरेक्टर्स ने ना एक बंदे का नाम नॉमिनेट किया। उन्होंने कहा जी देखें, ये भी एक कंपनी में है, ये यूँ, वो बड़ा अच्छा है फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर, उसका बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है फाइनेंस, आप उसको ले। उन्होंने ऑफर की जी उसको जॉब, बाद में अप्रूवल शेयर होल्डर, वो आ गए। अब ह्यूमन रिसोर्स को तो कई चीजें उसमें करनी चाहिए, क्योंकि मेजर दो डायरेक्टर्स ने उसका नाम रिकमेंड किया, तो शायद उन्होंने प्रॉपरली उसका इंटरव्यू और बाकी सारी चीजें नहीं की। हुआ क्या कि उसका मसला ये था कि प्रीवियसली भी वो जिन जॉब से निकाला गया या ये वो, इसके बिहाइंड ना दो तीन रीजन। तो ये एचआर क्यों करता है आपसे पीछे, आपका बाकी भी रिकॉर्ड और ये क्यों मांगा जाता है, कि कहीं आप किसी ऐसे मिसकंडक्ट के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं रहे हुए जिसकी वजह से कंपनी का इमेज या बाकी सारी चीजें खराब। तो वो उनको पता नहीं था, वो बड़े टॉप का गैम्बलर थे, और दो चीजों के ऊपर गैम्बलर, एक ये हॉर्स रेस, और दूसरी जो है ना, कंपनी की शेयर्स परचेज करता। अब शेयर्स परचेज करना वो थोड़ी है, गलत थोड़ी, बट मसला ये था अपने पैसे पे नहीं पे परचेज करता था, कंपनी का कैश यूटिलाइज करता था। अब क्योंकि फाइनेंस है सारा, डायरेक्टर वो है भाई, सारा कुछ उसके अंडर है, कैशियर उसने अपने साथ मिलाया हुआ था। यहाँ भी उसने यूं ही किया, आया। अब कैश इनफ्लो होता था, पैसे आते थे शायद, कंपनी डील नहीं करती थी कि डायरेक्टली पेमेंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराई जाए या इस किस्म की चीजें नहीं थी। तो वो हुआ क्या, वो यूं ही कैश आता था, वो कैशियर को कहता था तुझे कल पैसे दूंगा, टेंशन नहीं। दे के जाके घोड़े की रेस पे पैसे लगा लेता था, कई दफा जीतता था, कई दफा हारता था। ठीक है, वो जब अकाउंट बैलेंस करने की बारी आती थी तो जीता भी होता था, हारा भी होता था, तो वो पैसे आ जाते। यूं ही उसका ब्रोकर दोस्त था, उससे शेयर्स परचेज करता था, बाकी सारा कुछ, वो शेयर वैल्यू ऊपर जाती थी, बेच भी देता था। होते होते एक साल कंप्लीट हुआ। अब रिपोर्टिंग का टाइम आया, अनाउंस किया। अब समझ ना आया इतना प्रॉफिट आया कहाँ से, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना प्रॉफिट अगले ने शो करवा दिया, क्योंकि उसने ट्रस्ट गेन करना था। शेयर होल्डर छलांगे मारे। वो जो दो डायरेक्टर जिन्होंने नाम रिकमेंड किया, उनका जी देखा कैसा बंदा लाए। अगले ही साल उसने क्या किया जनाब, एक दिन उसने कहा यार ये कब तक मैं छोटी मोटी चोरियां और ये कर रहा हूँ। उसने कहा भाई एक दफा ही हाथ लगा। उसने क्या कहा जी, पहले शाम को जाके रेस खेली जनाब, उस पर पैसा लगाया, वहां से कुदरत नहीं जीती। शाम को आके ना पागल हो गया घर, तो कहता है दोस्त को कॉल की, ब्रोकर को दी, कंपनी का जितना कैश फ्लो, जितने एसेट्स के डॉक्यूमेंट पड़े, कहता सारे लगा दे भाई, सबके शेयर परचेज कर, एक साथ बड़ा मुनाफा खेलूंगा। अब वो हुआ क्या, हो गया, ब्रोकर ने कहा "ओके, जनाब पार्टी शार्टी करके सो गए, सुबह उठे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया। अब सुबह, रात को आप बिलियनर थे, सुबह उठे, कंपनी हाथ धो के बैठी, समझ नहीं आ रही पैसा गया कि। अब इतना लॉस तो रिकवर नहीं कर सकता था ना, कुछ हफ्ते बाद जारी बात है चीजें डिस्क्लोज होनी शुरू हुई, पैसे क्या, फंड शॉर्टेज होगी, बाकी सब पता लगा जनाब ने ये काम किया। अब उस टाइम पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और ये इस तरह के कोई कंडक्ट्स भी नहीं एग्जिस्ट करते थे। तो इस केस के बाद कई ऐसी चीजें थी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो कि अराइज हुई,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड आई, बाकी सारा कुछ हुआ, तो ये हो जाता है। अब ये क्यों कॉन्सेप्ट आया एचआर में, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली नहीं किया हुआ तो लॉस तो आपका वहीं से जनरेट होना शुरू हो गया। अगर वो स्किलफुल लेबर नहीं है तो कल को वेस्टेज ऑफ रिसोर्सिस का भी आप ध्यान रखें। फिर वो जो लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है वो किस वजह से, कि आप इनपुट फैक्टर तो इंक्रीज किए जा रहे हैं बट आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा। उसकी रीजन है ना, मैनेजेरियल इनएफिशिएंसी है, या लेबर इनएफिशिएंसी है, या कुछ भी ऐसे रीजंस हैं टेक्निकल जिसकी वजह से जितना आउटपुट आप चाह रहे हैं वो नहीं। तो ये एचआर बेसिकली इस वजह से की कंसर्न है बिजनेस पर्सपेक्टिव में, कि भाई अगर ये चाहें तो सक्सेसफुल बना सकते हैं बिजनेस को, अगर ये चाहें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं हर चीज। जी जनाब, यहाँ तक पूछें, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात क्लियर नहीं है, पूछिए। सर ऑप्टिमल बेनिफिट और एफिशिएंसी जो बता रहे थे वो रिपीट कर दें। दो टर्म्स होती हैं मैनेजमेंट साइंस में जो हम यूज करते हैं, एक होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि मिनिमम इनपुट लेके मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर देना, मतलब पॉसिबल बेनिफिट गेन करना। ये ये जो पॉसिबल बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ होता है। अच्छा, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ से आपके ना एक चीज है कि एक चीज लिमिटेड है, आपने उसके अंदर रहते रहते आउटपुट जनरेट करना है। मतलब मैंने क्या कहा, विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज आपने मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, या एक बेटर मैनर के अंदर आपने आउटपुट जनरेट करना। हाँ, ये भी फिदा ने पूछा कि सर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क। यूज ये मोस्टली दोनों एक साथ होते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दोनों वर्ड्स बाज का एक साथ इस्तेमाल हो होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में भी होती है कि when two or more persons who work together to achieve a common goal effectively and efficiently। अब इफेक्टिवली तो आपको बता लिया कि भाई, एफिशिएंसी बता दिया कि ये है, इफेक्टिवनेस क्या है। देखें, ये जो अभी आपने वहां पे पढ़ी थी ना कि आप चीजें जो है वो प्लान्ड कर रहे हैं और आपने मेजर करना है एक्चुअल और प्लान्ड को। अब इफेक्टिवनेस क्या चीज होती है कि देखें, एग्जाम्पल, अभी ये आपकी क्लासेस हो रही हैं, आपको पिफा ने, आपकी बॉडी ने टीचर प्रोवाइड कर दिया, अदर रिसोर्सेज जो है वेबसाइट पे बाकी सारी चीजें, वो सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी तो जो ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए होते हैं। अब आप पढ़ते हैं पूरा सेशन, क्लासेस लेते हैं, सारा कुछ ही आपको पहले पता लग जाता है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपने सारी चीजें टाइमली की हो तो आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कि पेपर पास हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट ने पढ़ा और वो फेल हो, ये नहीं हो सकता, ये मानने वाली बात नहीं। स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो पास होगा। इसका मतलब है आपने कल को पेपर आया, पेपर दिया और पेपर पास हो गया, तो वो आपका पढ़ना इफेक्टिव रहा ना। कि मतलब क्या, कि जो आउटपुट आप डिजायर कर रहे थे वो वैसा ही है, वो आउटकम जो आप डिजायर कर रहे थे एक्चुअल आउटकम वही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको, यानी कि आउटकम तो वही है ना आपका, कि आप इस टारगेट, इस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपने स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश की, उसके लिए आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, तो कल को वो टारगेट बिल्कुल वैसे ही अचीव हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज क्या होती है कि जो डिजायर्ड आउटकम है
एक्चुअल भी वही आ गया, बिल्कुल वैसा। तो ये क्या चीज होती है इफेक्टिवनेस। क्लियर है फिदा? आगे चलते हैं। अब बात यह है कि बेसिकली जिस तरह आप अकाउंटिंग में बात करते हैं कि की स्टेक होल्डर्स कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इसी तरह बिजनेस प्लान के भी की स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट है इसके अंदर। अब वो कौन कौन से लोग हैं? नंबर वन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही वो है असल में जो कि अपना टाइम देती है, रिसोर्सेज देती है, कंपनी के ऑपरेशंस को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करती है। तो इनका कंसर्न सबसे ज्यादा होता है कि बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है। फिर इनको पता होता है कि जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं या सारा दिन जो एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, भाई कहीं एग्जिस्टिंग चीज में, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कहीं पे कोई लूप होल्स तो नहीं है कि कल को वो चीज हमारी वीकनेस बन जाए, लेटर कहीं से थ्रेट तो किसी किस्म का भी या अपॉर्चुनिटी है, तो हम उसको कैसे गेन कर सकते हैं। तो असल कंसर्न तो ये लोग हैं। तो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर क्योंकि इसमें इन्होंने चीजें देखनी होती हैं, बेंचमार्क्स भी सेट किए होते हैं। फिर वो ये भी देख रहे होते हैं कि वो बेंचमार्क्स अचीव हुए, यानी बेंचमार्क टारगेटेड लेवल, डिफिकल्टीज कहाँ आ रही हैं ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्योंकि डायरेक्टली आंसरेबल कौन है? ये मैनेजमेंट के लोग हो, टॉप मैनेजमेंट सारी बात। हर का अपना अपना है। अब तीन मेन लेवल है, स्ट्रेटेजिक है, टैक्टिकल है, ऑपरेशनल है। तीनों का अपना की कंसर्न और कॉमन कंसर्न भी प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करेगी, और उनका भी सर्वाइवल एज ए मैनेजर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो तब। तो इनका एनवायरनमेंट को जानना, बाकी सारा कुछ ये नहायत जरूरी। सेकंड, शेयर होल्डर्स। इन्हें पता होना चाहिए ना बिजनेस प्लानिंग। अब ये तो शेयर होल्डर्स टू डे एक्टिविटीज के अंदर पार्ट नहीं लेते ना, बट उनको ये तो चीज पता होनी चाहिए कि जो कंपनी टारगेट और स्ट्रेटजी सेट करती है वो बेसिकली शेयर होल्डर की वेल्थ को इनहेंस करने के लिए। क्योंकि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप लोगों को बता दूं, कई लोग बहुत पढ़ जाते हैं बट उनको की कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर वेल्थ ये दो अलग चीज है। आप कहें कि अच्छा, शायद अभी आप लोग के लर्निंग फेज में, तो आपको ये चीज लग रही हो कि जी इनको तो डिविडेंड से कंसर्न है। नहीं भाई, डिविडेंड तो पता नहीं कंपनी कभी अनाउंस करे कभी ना करे, वो कंसिस्टेंसी तो नहीं होगी मे बी उसकी। शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? वो भाई ये चाहते हैं कि जो हमारा शेयर है ना, शेयर की वर्थ बढ़े। कि हमने परचेज किया था 10 रुपए का, तो आज उसकी वैल्यू 50 होनी चाहिए। ये इसमें की कंसर्न। उसके बाद डिविडेंड का कंसर्न, ये फर्क है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली बताएगा कि बिजनेस जो डिसीजन लेते हैं, जो जो मैनेजमेंट है आपके बिहाफ पे जो बिजनेस को कंट्रोल कर रही है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अल्टीमेटली
एनुअल जनरल मीटिंग्स में आपने अप्रूवल लेने हैं, बाकी सारा कुछ करना है, तो ये इनको बताएगा भाई क्या पोजीशन है बिजनेस की, आपके फ्यूचर प्लान्स के हैं। अगर आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं बिजनेस को, तो एक्सपेंशन किस किस्म की, आप कोई न्यू वेंचर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या आप जियोग्राफिकल डिस्पर्शन करना चाह रहे हैं, क्या है। फिर साथ साथ आपको बिजनेस इन्वायरमेंट स्टेबल है नहीं है, क्या पॉसिबल रिस्क है उनकी इन्वेस्टमेंट को जो एसोसिएटेड है बिजनेस इन्वायरमेंट से। की कंसर्न तो सबसे ज्यादा इनका है, बाकी तो शायद इतना कंसर्न नहीं। फिर बैंकर्स या क्रेडिटर्स, क्योंकि ये तो फाइनेंस प्रोवाइडर्स है ना, इनको क्या स्टेक है, उन्होंने लोन देना है, तो उनका जानना जरूरी है आप ये पैसा लगा कहाँ रहे। तो वो सबसे पहले जो आप बिजनेस प्लान बनाया है, जिस न्यू अपॉर्चुनिटी है ये चीज को आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो पहले वो देखेंगे भी कि वो वर्थ वाइल है इतनी के लिए। वो कि आप कोलेटरल लिखवा लें बेशक, बट फिर भी बैंकर या फाइनेंस प्रोवाइडर हर हाल में ये चीज देखेगा, क्योंकि उसका कंसर्न भी प्रॉफिटेबिलिटी से, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो भाई विद इंटरेस्ट आपको रीपे करेंगे ना डेट। फिर यूं ही कस्टमर्स क्या की कंसर्न है, उन वो क्यों है आपके बिजनेस प्लान में इंटरेस्ट, क्यों इसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए। उन्हें भी पता है, उनका कंसर्न है भैया, आपके कस्टमर हैं, आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, उनका की कंसर्न है भाई क्वालिटी या ये। अब कई कंपनीज होती हैं, अब आजकल ना एक की कंसर्न सुनने को आपको मिलता है, लाइक आटा महंगा हो गया या ये, तो नॉन एसोसिएशन वाले जनाब, तो अब ये लोकल एग्जांपल है बट देखें बिजनेस है ना। तो क्या जी कि वो अब रेट बढ़ाने की कर रहे हैं, नहीं नहीं, नहीं जी, उसका हल क्या निकाला, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, वीट प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये सारी। वो कहते हैं जी ठीक है जी, वो आटे के पेड़े का साइज छोटा था, हल निकाल दिया, नॉन खींच खींच के जितना बड़ा हो सकता है कर। तो कस्टमर का कंसेप्ट यही है ना, और की कंसर्न भी यही कि क्वालिटी सेफ्टी प्रोडक्ट की, या एक चीज, क्योंकि ये लोग पब्लिक एज ए लार्ज भी है, पब्लिक एट लार्ज का भी कॉन्सेप्ट है, ये एज ए सोसाइटी भी है, कस्टमर सोसाइटी में भी। तो इनका ये भी है कि आप जो न्यू प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं या ये, वो कल को आप इनकी इन्वायरमेंट को डैमेज तो नहीं करेगा भाई, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट आप अर्न करेंगे, तो जो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते। कई कंसर्न। फिर सप्लायर्स, क्योंकि मटेरियल किसने प्रोवाइड करना है भाई, इन्होंने। तो ये देखेंगे क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट पॉलिसी, सारा कुछ कंपनी। क्योंकि ये भी देखना चाहते हैं कि कल को आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप जो क्रेडिट के ऊपर मटेरियल लेंगे, क्या आप वो पे बैक भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद इंप्लॉयज के लिए, ये है सबसे वीक बेचारे, पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बिजनेस प्लान पे इनका। मैं कंसर्न की बात ही कर रहा, मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आपके लिए चीजों को पॉसिबल है। इनका जानना जरूरी होता है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होने वाली है, बिजनेस का की कंसर्न क्या होगा फ्यूचर में, बिजनेस कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने जा रहा है। तो असल में इनका कैरियर पाथ भी तो आपके साथ साथ ग्रो करेगा ना, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करती, एम्प्लॉयज के कैरियर पाथ भी उसके हिसाब से ग्रो करता है। कल को यही जो एम्प्लॉय आया था इसकी
सुपरवाइजर बनने के चांसेस होंगे, बिजनेस ऑपरेशन लाभ होते हैं। कल को यही सुपरवाइजर ऑपरेशनल मैनेजर बन सकता है, कल को यही टेक्निकल मैनेजर पे आ सकता है, कल को यही सीईओ भी बन सकता है। तो इनको भी ये होता है पहले। पर सबसे की कंसर्न क्या है भाई, कि भाई जहां पे इन्वेस्टमेंट जा रही है ना कंपनी करना, कहीं ऐसा तो नहीं है ये एक्सप्लोर करते करते या इन्होंने चीजें गलत प्लान की नहीं है तो कंपनी को लॉस हो और इनकी जॉब ना दे, की कंसर्न इनका। बिल्कुल फिदा, ये सारे स्टेक, ये तो देखें बिजनेस के जनरल स्टेक होल्डर्स भी यही होते हैं और इसके हिसाब से भी यही स्टेक होल्डर। बट वहां पे देखो एम्प्लॉय का वहां पे स्टेक क्या था, सैलरी। जनरल बिजनेस के हिसाब से यहाँ हमने सैलरी की बात नहीं की, यहाँ पे हमने उसकी जॉब सिक्योरिटी की बात की कि कल को, और कैरियर प्रोग्रेशन की बात की है। हाँ अब यहाँ पे वो नहीं है, गवर्नमेंट और रेगुलेशन अथॉरिटी हो सक और होंगी भी, क्योंकि ठीक है ये जो बिजनेस प्लान है, कल को आपको कोई लाइसेंस लेना है किसी ऐसे सेक्टर में, आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, विदाउट लाइसेंस आप ऑपरेट नहीं कर सकते, फैक्ट्री लगानी है, कोई प्लांट लगाना है, तो यस वो भी देखेंगे कि इसके पॉसिबल बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं इकोनॉमी, क्योंकि आपकी इनकम जो होगी, प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, कल को वो जारी बात है जीडीपी के अंदर तो रिपोर्ट होना ही है ना। यस, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज भी जो होती हैं उनका भी की कंसर्न। जी जनाब पूछें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात अगर क्लियर नहीं तो फिर आगे चलो। क्लियर। अच्छा, अब ये कहता है यहाँ पे, अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी। सर ये लेक्चर 7A का जो आपने पहला पीडीएफ ओपन किया था, हम्म में 1.1 में जो आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं सर, क्या सर हम्म वो सेम नहीं है? 1.1 और 1.2 नहीं, 1.1 के आखिरी 2 पॉइंट सेम नहीं है सर? नहीं। जो 1.1 में हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस प्लान को हम एज ए टूल कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे में वो ये चीजें हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर वो टूल आपको प्रोवाइड करेगा, इन दोनों में फर्क है। सर सॉरी, 1.1 के आखिरी 2 पॉइंट्स। अच्छा, ये जो कह रहे हैं टू जी मैनेज, जी ये जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये कह ये रहे हैं टू दोनों सर मैनेज सेम नहीं? बेटर टू मेजर एक्ट, नहीं। बिजनेस बेटर का मतलब, मैनेज का मतलब ये है, पहले तो आप यहाँ पे ये कंट्रोल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है, सेकंड लास्ट पॉइंट। और जो सर नीचे है वो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को, पहले तो ये आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे ना, बाद में आप देखेंगे परफॉर्मेंस तो मैयर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद होती है ना, तो वो ऊपर तो वो कंट्रोल की बात करता है, चेक एंड बैलेंस। और दूसरा जो है पॉइंट वो ये है कि आफ्टर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी आप उसको मैयर कर रहे हैं कि भाई जैसा मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था वो हुआ। ऊपर तो मैनेज है ना, अब आप अभी मैनेज नहीं कर रहे कि देखें क्या है इसमें आप कंट्रोल, यदि आपको पता है लिमिटेशन है कि जॉब होल्डर भी है, आपने अपनी स्टडीज को भी इतना टाइम पीरियड देना है या ये, अब इसके ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ना, किसको, स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए आपने 3 पेपर देने हैं या 4 पेपर देने हैं, जो भी ये रिसोर्सिस हैं सारा कुछ, अब आप क्लासेस ले रहे हैं, बाद में बैठ के खुद पढ़ेंगे सारा कुछ, ये तो मैनेजमेंट है कि आप मींस वो इट चीज परफॉर्म प्रोवाइड्स कर रहे हैं। डायरेक्शन। सर मीन अब इट। ये आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर से कैसे मेजर करेंगे, जब आउटकम आएगा, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब आप कंसीडर करेंगे ना आखिरी पॉइंट, कि वो आउटकम क्या हुआ, जो मैंने डिजायर किया था वो वैसा आया है, प्लान के अकॉर्डिंगली आया है या नहीं आया है। हाँ तो ये सेकंड पॉइंट जो होता है ये तो कंट्रोल्स होते हैं, और जो मतलब दूसरा है, सेकंड पॉइंट में सर ये कह सकते हैं कि वो कह रहा है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द बिजनेस। डायरेक्शन तो बहुत पहले हो गई, डायरेक्शन तो आपने ले ली थी तो उस पर काम स्टार्ट हुआ था, तो ये मैनेज योर बिजनेस बेटर,
ये तो फिर बाद में हुआ ना, डायरेक्शन फॉलो करने के बाद ये चीज, ये फर्क है। डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हैं तो यही तो बताएंगे कि ठीक है, हम बिजनेस को बेटर मैनर के अंदर मैनेज कर रहे हैं। डायरेक्शन तो आपको मिल गई थी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से जब उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, जब उसकी स्ट्रेटजी फार्मुलेट की गई थी, टेक्निकल ने वो आप पे इम्प्लीमेंट कर दी। असल में ये जो मैनेज योर बिजनेस बेटर है, ये किसका रिजल्ट होगा? जो टेक्निकल मैनेजमेंट ने वो चीजें इंप्लीमेंट कराई, उसके जो आउटकम आते जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली चीजें मैनेज या कंट्रोल हो पा रही हैं कि नहीं हो रही। तो वो अगर आपके ऑपरेशन सक्सेसफुल होते जाते हैं, सेल्स नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, तो ये आपको यहाँ से पता चले। क्लियर हुआ ना बात अब? तो ये सेकंड लास्ट जो पॉइंट है, ये कंट्रोल पर्सपेक्टिव में है। और जो दूसरा है, ये आप जब अपने आउटकम या टारगेट को मेजर करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया। अब आपको नहीं पता होता कि एट द एंड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होंगी तो उसके बाद जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ निकलेगी आपके सामने, ये लास्ट पॉइंट बेसिकली वो क्या है, ये जिसको आप कॉस्ट अकाउंटिंग जब करते हैं तो उसमें वेरिएंस एनालिसिस पढ़ते हैं। वेरिएंस किस वजह से एस्टिमेट किए जाते हैं कि एक्चुअल और जो प्रिडिक्टेड आउटकम थे उसमें डिफरेंस क्या है, कितने का है। तो ये सर ये जो कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं ये भी बिजनेस प्लान का हिस्सा होते हैं? अ, होते हैं। और ये किसके अंडर आते हैं? स्ट्रेटेजी के अंदर। बिल्कुल, ये हम आने लगे हैं इसी बात पे कि एलिमेंट्स क्या होंगे, किस चीज़ के अंदर आप किस चीज़ का पार्ट बनाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि जो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर सारी बात है कि ये जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके कंट्रोल भी फिर आप एस्टेब्लिश। यस, केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बिजनेस प्लान का हिस्सा होता है, जिससे आप शो करते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। जी तनवीर होते हैं केपीआईज। अब हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इनका रोल क्या होगा। मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ, ये क्योंकि यहाँ से हमने करना वहां पे तो है। अब देखें, अब यहाँ पे वो ये कह रहा है ना, एक चीज है छोटी सी है, बट यहाँ से भी आपको कुछ चीजें क्लियर। बट अ बिजनेस प्लान इज नॉट, क्या चीजें वो नहीं है बिजनेस। जैसे कई लोगों के अकॉर्डिंगली उनको ये लगता है ये चीजें इसका पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। तो भाई अगर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस ना होती तो ये जो फाइनेंशियल है ये एक एलिमेंट है फाइनेंस बिजनेस प्लान का। आप ये किस लिए प्लानिंग कर रहे थे, बाकी सारी चीजें देख रहे थे। आप प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट देते हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड शो होती है इसमें कि आप कितने नंबर ऑफ सेल्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एन एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो आप वहां पे शो नहीं करते आपको कितने फंड्स रिक्वायर्ड है। तो यही चीज तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए, आपने इन्वायरमेंट को असेस करने के लिए तो देख। अच्छा, फिर कई लोगों को ये लगता है कि बिजनेस प्लान कोई गारंटेड फार्मूला नहीं है सक्सेस के लिए। अगर ना होता तो फिर कंडक्ट क्यों किया था, इतने लाखों करोड़ों रुपया लगा के ये प्लान बनाया, क्यों बनाया। इसमें हर चीज को आपने ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है,
वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए, अपनी कोर कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई किया। हाँ, बट यहाँ पे ये फर्क है, ये कोई प्रोसीजरल मैनुअल नहीं है, या इसके अंदर एसओपीज नहीं है कि ये परफॉर्म करें तो यूं होगा। नहीं, ये आपको गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड करेगा कि वीक एरिया ये है, इसके ऊपर आपको ज्यादा जरूरत है कंसिडरेशन की, इसको कंसीडर करें। अब फिर वहां पे मैनेजर्स ये सोचेंगे कि भाई इस चीज को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। बट जब आप अपनी वीकनेस ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो बाकी फिर क्या होगा। सिर्फ वीकनेस आइडेंटिफाई कर लेना नहीं था, वो कर दिया प्लान ने, प्लान का काम इतना ही था। उसके जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो फिर मैनेजमेंट ने देखने कि भाई ये जो वीकनेस है या एरिया है, इसको हमने इम्प्रूव कैसे करा। अब हम आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, ये बनता कैसे है, क्या है सारी चीजें, वो जरा आप देखते हैं। मैं आपके सामने वो ग्रिड खोल लूँ, फिर बाकी चीजों के साथ। ये एक फॉर्मेट है, जरा देखें, क्योंकि ये इसको देखने के बाद आपको हर चीज, हर एरिया क्या होता है क्या नहीं होता, हर बात समझ है। क्या होता है, नंबर वन, रिपोर्ट फॉर्म में बनता है सबसे पहले। जैसे हर आप बुक भी ओपन करते हैं या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले क्या चीज आपको नजर आती है, कंटेंट क्या है। तो वो टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ होता है, आपको पता होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज है, किस पेज नंबर पे कौन सी चीज है। तो यहाँ पे भी यूं ही आप मेंशन करते हैं कौन सा कंटेंट है जो उसके अंदर फॉलो किया जाता है। नंबर एग्जेक्टिव समरी, ये होल डॉक्यूमेंट की एक बॉडी है। मतलब पांच लोगों के पास पूरी रिपोर्ट को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ये वो एग्जेक्टिव समरी होती है जो कि आपको जितने भी 1000 पेजेस हैं, बेशक 100 पेजेस हैं या 20 पेजेस, उसके बारे में एक जर्नल ओवरव्यू दे देती है कि इसके अंदर है क्या कंप्लीट। तो वो जिसको हम एक बोलते नहीं टॉपिक है, जिस तरह समरी होती है, तो ये समझ पूरे एक डॉक्यूमेंट की समरी है जो एक्सट्रैक्ट की गई। बट ये इतनी कंप्रीहेंसिव होती है, ये एग्जेक्टिव समरी या तो एक पैराग्राफ हो सकता है, मे बी एक पूरा पेज हो सकता है, बट ये इतनी कंप्रीहेंसिव होगी कि ये उसके अंदर जितने भी पेजेस हैं उन सब की रिप्रेजेंटेटिव है। कोई ऐसा एरिया जो उसके अंदर रह गया हो, ये हो नहीं सकता। और ये मैनेजेरियल एबिलिटीज को भी शो करती है ये चीज, तो उनका थिंकिंग का लेवल, या ये अब जहरी बात है कि मैनेजमेंट का लेवल ही ये लिखेगा ना। पहली चीज ये होती है। असल बात स्टार्ट होती है अब कहाँ से, जहाँ पे चीजों को आप शो करना शुरू करते हैं या इंफॉर्मेशन एक्वायर करना शुरू करते हैं। वो कहाँ पे, नंबर टू, जो सेकंड पार्ट होता है आगे, वो क्या है, इंटरप्राइज डिस्क्रिप्शन, क्या ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, आपका बिजनेस आइडिया क्या। इसके अंदर आप अपनी वो जो हम पढ़ के आए थे ना पीछे, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आप इसका पार्ट बनाते हैं। तो आपका जनरल बिजनेस आइडिया क्या है, आपने जो भी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की, यहाँ पे आप वो भी बताते हैं, जस्टिफिकेशन भी देती है मैनेजमेंट कि हमने ये चीज क्यों अडॉप्ट की। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ चीज को स्टडी करने के बाद किसी भी बंदे को जनरली, जो कि उस कंपनी की
डे टू डे एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बट उसको बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में पता लग जाता है कि ये कंपनी कर क्या रही है, किस मैनर में कर रही है, इसकी साइकी, इसकी फिलॉसफी के। फिर यानी कि असल इसका पर्पस क्या है कि जो आपका बिजनेस आइडिया आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि कंपनी का बिजनेस कॉन्सेप्ट, वो बिजनेस ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजन ऑफ प्रेजेंस क्या है, ये। उसके बाद मैंने एक चीज पहले कही थी कहीं पे कि भाई कोई बंदा लॉस के लिए बिजनेस नहीं करता। यहाँ पे आप ये जो फिलॉसफी बता रहे हैं, बाकी सारा कुछ आपकी की स्किल्स हैं बिजनेस में, आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो बेसिकली यहाँ पे आप ये भी बताते हैं कि आपको बिलीव क्यों है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। क्योंकि इन्होंने स्टेक होल्डर्स को भी तो अट्रैक्ट करना है, फर्दर इन्वेस्टर्स को भी तो अट्रैक्ट करना है। हमने ऊपर देखा कि किन को जरूरत है, जो न्यू इन्वेस्टर्स या न्यू पार्टनर्स आपने अकोमोडेट करना उनके लिए, ये उनको जरूरी है बताना। थर्ड जो मेन पार्ट होगा वो कौन सा होगा, प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन। आप ऑफर क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्ट लाइन, उसके बारे में बताएंगे, आपकी प्रोडक्ट रेंज, आपके ब्रांड्स कौन कौन से हैं। फिर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग के बारे में ये भी बताएंगे, और साथ आप अपना फ्यूचर कंसर्न भी शो करेंगे कि भाई आप फ्यूचर में क्या इस प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने जा रहे हैं। फिर आप अपने इनोवेटिव आइडियाज भी यहाँ पे देते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट बताती है। फिर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है या परसेप्शन लेवल क्या है कस्टमर के माइंड, आप कहाँ पे प्लेस करते हैं अपनी प्रोडक्ट। फिर आपके कस्टमर के क्लाइंट्स आपसे क्या चीज चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना आके दो कंसर्न राइज होते हैं। कंपनी की दो अप्रोचेस होती है, या वो कंपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है या कस्टमर ओरिएंटेड होती है। अच्छा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि आप विदाउट कंसीडरिंग द कस्टमर नीड एंड वांट अपनी मर्जी की प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। कस्टमर का काम होता है उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट। दूसरी जो फिलॉसफी है वो क्या है, कस्टमर ओरिएंटेशन में कस्टम आपकी जो कंपनी है वो फोकस करती है कस्टमर की नीड एंड वांट को, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट डिजाइन करती है, वो जो चाह रहे हैं। अब ये दोनों में फर्क है। अब अगर आप कस्टमर ओरिएंटेड हैं तो आप यहाँ पे वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का आंसर देते हैं, बट अगर आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड हैं तो आप वो कॉन्सेप्ट इमर्ज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर अडॉप्ट करे उस चीज को, कि वो जो ये चीज ऑफर कर रहे हैं वो ये क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से एक ये की अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश होती है। तो यहाँ पे मतलब आप किन किन चीज़ों को इसका पार्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिज़ाइन, रिलायबिलिटी, इनोवेशन, रीजनेबल प्राइसिंग, यानी कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आप क्या यूज कर रहे हैं, कस्टमर केयर पे आपका फोकस कितना है, ये सब कुछ। ये अब आपकी कंपनी के बारे में सारा कुछ। अब आप आते हैं दुनिया को एक्सप्लोर करने। फोर्थ पार्ट होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, जिसमें आप देखते हैं कि जिस मार्केट प्लेस में आप कंपीट कर रहे हैं अपने कंपेटिटर के साथ, वहां पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आप किस चीज का आप आंसर देते हैं, नंबर वन सेक्टर के पोटेंशियल का, कि जिस सेक्टर में आप बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, वहां पे मार्केट शेयर्स क्या है, ये हर कंपनी करती है।
तो वो बताएंगे कि जी अच्छा इस ये इंडस्ट्री इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स पे एग्जिस्ट करती है, उसमें से इतने कस्टमर इस कंपनी ने गेन किए हुए, हमारे पास इतना है, बाकियों पे हर कंपनी कंडक्ट करे, अपना भी शेयर और दूसरे का। वही कितनी कंपनीज हैं, जर्नल ट्रेंड क्या है आपकी। फिर असल चीज ये होती है जिसको आप आंसर करना चाह रहे होते हैं और इन्वेस्टर भी देखना चाह रहा होता है कि इस इंडस्ट्री में कौन से ऐसी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जो कि अकर होने वाली है या हुई भी हैं, और आप उसका सामना कैसे करें। क्योंकि अल्टीमेटली आपने इस चीज का आंसर देना है कि ये जो चेंजेस अकर हो रही हैं ये आपको अफेक्ट कैसे करेंगे। ये फिर उस इंडस्ट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस या लेजिस्लेशंस हैं, क्या आप वो फॉलो करते हैं, आपका बिजनेस फॉलो करता है, या मेजर क्योंकि ये भी थ्रेट है, लेजिस्लेशन भी थ्रेट होता है। हो के आपको बिजनेस को लीगलाइज किया जाएगा, बाकी साथ ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, बट साथ साथ थ्रेट भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंटल सेफ्टी कंसर्न नहीं है या ये, तो सेफ्टी लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक टाइम पे आपके लिए प्रोटेक्शन भी है, वो थ्रेट भी है। फिर आप अदर चेंजेस, ये जो मैंने कहा कि इसमें बेसिकली ये इंडस्ट्री में यहाँ पे आप क्या कंडक्ट करते हैं, वो जो पेस्टल एनालिसिस है ना, ये इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल फैक्टर, ये आप कंसीडर करें। फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, वो है कंपटीशन एनालिसिस। आप कंपीट कर रहे हैं, आप कितने सक्सेसफुल, आप अपने कंपेटिटर से अच्छा क्या कर रहे हैं, आप अपने कंपेटिटर के मुकाबले में बुरा क्या कर रहे हैं, या आपका कंपेटिटर आपसे ज्यादा अच्छा क्या कर रहा है। इसके लिए बड़ी हिम्मत रिक्वायर होती है। कोई बंदा अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करता है, तो आप सोचे ना, ये तो इतनी अरबों रुपए वाली कंपनियां या ये अपनी वीकनेस कहाँ से, बट खुलेआम डिस्क्लोज करती हैं, यस ये हमारी वीकनेस। क्योंकि जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो याद रखे स्ट्रेंथ भी नहीं बना सकते ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके मेजर कंपेटिटर कौन से हैं, वो क्या लोकल हैं या फॉरेनर्स हैं। फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, इस पार्ट में बेसिकली वो कंपनी जो है वो स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करती है। ऊपर वाले में क्या है, इंडस्ट्री को एनालाइज करते हुए पेस्टल, और यहाँ पे कंपेटिटर को एनालाइज करते हुए स्वॉट एनालिसिस इसका पार्ट है। बाकी आप कंपेटिटिव कैसे बन सकते हैं और ज्यादा, मतलब आप कंपटीशन किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर से। अब यहाँ पे ये दो चीजें अलग हैं। ये जो कंपटीशन एनालिसिस था, कुछ लोग इसी का पार्ट बना देते हैं स्वॉट एनालिसिस को, कुछ लोग ये अलग से कंडक्ट करके इसको अलग से कंडक्ट करते हैं। ये आपके ऊपर है, आप डिजाइन बहुत ज्यादा लेंथी करना चाहते हैं तो अलग से स्वॉट को कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर ये यहीं पे कंपेटिटिव एनालिसिस। री इंजीनियरिंग ऑफ कंपेटिटर प्रोडक्ट्स, हिदा बेसिकली देखें ना, री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जिस तरह से रिसाइकलिंग हो गई, डिजाइन मॉडिफिकेशन होती है, पहले चीजें किसी और तरह से होती हैं, बाद में उसको किसी और तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाज कंपनीज ने बाज डिजाइन बंद कर दिए होते हैं, आप उसको री इनहेंस करके दोबारा से लॉन्च कर देते हैं। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे जैसे एक जमाने में आपकी क्या हुआ कि जब पेप्सी ने लॉन्च किया ड्यू, फेल हो गई थी पाकिस्तान में, बंद कर दी। आज की डेट में ड्यू सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ब्रांड है पेप्सी का। तो यहाँ पे आपने ये देखना कि आप उसका डिजाइन चेंज करके, आपने उनका डिजाइन अडॉप्ट करके, फिर ये मोबाइल फोन में देखें कई कंपनी जो, हाँ, रिबॉन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, यस यस,
ठीक कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने जब कभी एमबीए में एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स को मीट नहीं कर रही है, कंपेटिटर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, हम्म, तो हम्म, उसमें एक ये भी ऑप्शन होता है, आप कंपेटिटर के प्रोडक्ट को लेके उसकी री इंजीनियरिंग करो यस, अपने कि अपना डिजाइन, यस बिल्कुल यही, उसमें एक बिल्कुल ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमारी प्रोडक्ट में नहीं है। यस, इसका तो ये देखें ना, अब आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये जो गाड़ियों की सेम शेप आती है, ये जो सेलुलर फोन्स हैं, अब कई लोग आईफोन की, वो कई ब्रांड, हर एक ने कोई ना कोई ऐसा मॉडल उनकी तरह का वो लॉन्च किया होता है शेप। वो क्यों है? तो वो लोगों को ऐसे वो डिजाइन अट्रैक्ट करता है, या ये है तो वो फिर बिल्कुल जी, आप वो दूसरे का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हैं और अपने ब्रांड के अंडर उस प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। उसमें कुछ ठीक स्पेसिफिकेशन चेंजेस ला के, उसकी प्रोडक्ट की डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करके, उसके फीचर्स न्यू ऐड करके, या ये बिल्कुल सही कह रहे हो फिदा, ये बिल्कुल करते हैं। ठीक सर, हाँ थैंक जी, करते हैं। और ये प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता है, यस बिल्कुल, MBA। उसके बाद अब ये बारी बारी, अब क्योंकि कह रहा है कि अच्छा अगर आप स्वॉट एनालिसिस अलग करते हैं तो उसमें, अब जारी बात है स्वॉट एनालिसिस में हमने ये देखना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो बातें, दो फोर्सेस इसमें स्वॉट एनालिसिस में जो होती है ना, वो इंटरनल होती हैं, दो एक्सटर्नल होती हैं। कैसे? जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होता है। क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस अराइज होती है ये इंटरनल फोर्स की वजह से होगी, और जो एक्सटर्नल होगी, जारी बात है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये बाहर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ये फोर्सेस आपको अफेक्ट करें। तो ये आपने आंसर दिया हर किसी का। इसके ऊपर कंपनी बड़ा टाइम इन्वेस्ट करती है। जिन कंपनीज ने मार्केट में कोशिश की ये फेक एनालिसिस करने की है, ये उन्होंने अपना लॉस खुद किया। कई कंपनीज ने ये दिखाने की कोशिश की कि ऑल इज वेल, हमारी तो सारी स्ट्रेंथ ही है, वीकनेस कोई नहीं। ईयर क्लोज हुआ, दूध का दूध, पानी का पानी। तो यहाँ पे मैंने वही कहा कि ये बड़ी, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, एक लेवल रिक्वायर्ड होता है कि आप अपनी वीकनेस सबके सामने डिस्कस करें। यानी कि ये तो आप, कंपनी ओपनली मान रही है हमारे अंदर ये वीकनेस एग्जिस्ट करती है, और ये डॉक्यूमेंट पब्लिश भी होता है, बाकी भी सारा कुछ होता है, स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं मार्केट में। तो उसका मतलब कंपेटिटर आपका नहीं पढ़ता, उसको भी पता होता है, बट उसको थ्रेट भी होता है कि अब इन्होंने ये वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली है, कल को इसके ऊपर ये काम करना स्टार्ट करेंगे, पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढेंगे, और ऐसा ना हो कि जो स्ट्रेंथ आज हमारे पास है वो कल इनकी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस बन जाए। यही चीज है असल। ये जानबूझ के पब्लिश क्यों करते हैं, क्यों बताया जाता है? वो समझ आ जाती है कि भाई वो मार्केट में ये भी एड्रेस देना चाह रहे होते हैं अपने कंपेटिटर को, भाई हमें पता है कि हम वीक कहाँ पे। इससे ये मतलब नहीं, आप ये मत समझें कि हम ये बात नहीं जानते, पता है। ये कम्युनिकेशन सोर्स है ना, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है जो कि आप डिस्क्लोज कर रहे हैं पब्लिकली। फिर जी, मार्केटिंग प्लान। अब ये भी बड़ा की एरिया है। ठीक है जी, अब ये मार्केट में ये है कि मार्केट क्या स्टैटिक है, आपकी ग्रो है या डिक्लाइन कर रही है। मतलब ऊपर आपने शो किया था सिर्फ मार्केट शेयर के, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है, आप कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को सर्व करते हैं, आपका मार्केट शेयर क्या है। ये अब इंडस्ट्री के पोटेंशियल की बात कर रहा है कि न्यू कस्टमर आ रहे हैं। वहां पे आप ये नहीं बताते कि न्यू कस्टमर कितने आ रहे हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि आपने कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर कैप्चर किए हैं।
तो ग्रोथ कितनी है, डिक्लाइन कितना होने वाला है, ये मार्केट को आपने कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया, ये हमने पीछे पढ़ा था वहां पे जब कंपेटिटिव फोर्सेस हमने पढ़ी हैं, और उसमें हमने वो कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी में जो एनालिसिस पढ़ा था पोर्टर का, वो जेनेरिक स्ट्रेटेजीज, उसमें थर्ड कौन सी थी, फोकस। अब वो फोकस में सेगमेंटेशन थी, क्योंकि कोई भी कंपनी बेटरली हर किसी को सर्व नहीं कर सकती, इस वजह से आप सेगमेंटेशन करते हैं। तो आप किस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, फिर आपके टारगेट क्लाइंट्स कौन से, फिर आप क्या नीश या मैस मार्केट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करते हैं। नीश का मतलब कस्टमर स्पेसिफिक, या ओवरऑल फुल मार्केट के लिए एक ही तरह की चीज। अब एक ही कंपनी का एक ब्रांड होता है, उसके अंडर भी डिफरेंट होती है ना। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, देखो डव भी यूनिलीवर का, लाइफ बॉय भी यूनिलीवर, और दोनों की प्राइसेस में भी डिफरेंस हमें। इसका मतलब ये है तो यूनिलीवर ने क्यों ये दोनों ब्रांड एस्टेब्लिश किए हैं, एक लो इनकम को टारगेट करता है, एक हाई इनकम को टारगेट करता है। नीश आपने की भी। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, पेनिट्रेशन यूज करते हैं, कैप्टिव प्राइसिंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं क्या, तो यहाँ पे आप बताएंगे। ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे आप अपना मार्जिन कितना है, यहाँ पे आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बताते हैं कि कैप्टिव है या बाकी सारा कुछ है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। जिस तरह अब लेवाइस, वन ऑफ द मेजर ब्रांड इन पाकिस्तान, कि जी उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली हुई है, जितने उन्होंने फैक्ट्री आउटलेट के नाम से ये शो किए हुए हैं, आप देखें वहां पे अब हर हर महीने सेल लगी होती। वो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या अडॉप्ट कर लिया कि जी हम इसकी प्राइस जो है ना एक्चुअल वो शो करके इतने परसेंट इसकी प्राइस इसमें से लेस करके एक साइकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए आपको ये शो करते हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं होता ना यार कि वो अगर 5,000 की पेंट बन रही है और लिखी हुई है उसके ऊपर और आपको वो 2,500 की बेच रहे हैं, और पूरा महीना आप लिवाइस आउटलेट किसी पे चले जाए, वो कभी 30% पे सेल लगी होती है उनकी वही पेंट, कभी 50 पे लगी होती है। तो ये क्या है, कभी कस्टमर ने तो ये शायद हमने कभी ये बात नहीं देखी। ये जितने लेडीज ब्रांड्स हैं जिन पे सेल लग रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये क्या है। और जहां पे इन्हें नजर आ जाए बाय वन गेट वन फ्री, वो तो फिर तो ये खुल्ला माफ है। ये यहाँ बताते हैं, आप डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा ये अब इतना खुलेआम ये चीजें क्यों बता रहे हैं, ये बेसिकली अगले को आप डरा भी रहे होते हैं अपने कंपेटिटर, वो भी तो सोचने पे मजबूर हो जाता है ना कैसे कर पा रहे हैं। अच्छा क्योंकि मैंने अब ये सारा दिन मोस्टली ये मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स या ये पढ़ाने होते हैं ना, तो मेजर की कंसर्न मेरा होता है ये बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और इसमें। तो हम जरा ज्यादा कीन लोग होते हैं। फिर जब हम जारी बात है एमफिल लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, तो वो रिसर्च बेस और ये हम ना किसी और पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। अब देखिए पिछली दफा, अब ये जितनी यहाँ हमारी लेडीज हैं, अब ये आपको मजाक लगता है बट ये बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है कि देखें, पिछली दफा अगर आपको याद हो समर सीजन के अंदर आइडियाज जब भी सेल लगाता वो पूरा पूरा महीना चलती है तकरीबन।
अच्छा, पिछली दफा हुआ क्या, मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चेंज हुआ और ये बकायदा खादी की इस साल की जो रिपोर्ट बनी थी उसके अंदर उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में ये चीज पब्लिश की, रेवेन्यू इंक्रीज होनी। हुआ क्या कि खादी ने पिछली दफा इससे आइडिया से पहले सेल लगा दी, एक वीक में रखी उन्होंने ड्यूरेशन। उनके जितने वो आई थे ना वॉल्यूम, वो बिक गए सारे। उधर से हम महीना सेल लगनी थी आइडियाज की। अब इन्होंने देखा वो ट्रेंड, कस्टमर इन्होंने देखा स्टार्टिंग में ना 3-4 दिन आउटलेट किसी ने विजिट ही नहीं किया पाकिस्तान के मेजर सिटीज। इन्हें फिर दुहाई नहीं पड़ गई, इन्होंने कहा यार हमने तो गलत टाइम के ऊपर सेल लगा ली। पिछली दफा उन्होंने 2 दफा समर सेल लगा, एक रेवेन्यू अचीव करने के, रेवेन्यू इंक्रीज भी हुआ। ये आप सारा कुछ यहाँ जस्टिफाई करें। यही जो कह रहे हैं ना, हाउ डू यू कंपेयर विद ए कंपटीशन, ये क्यों लगाई 2 दफा से, क्यों 2 दफा वो प्रोडक्ट ऑफर की, क्यों ऐसा हुआ। फिर आप अपनी प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए क्या कुछ करते हैं, कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं। कई ब्रांड्स थे वो पहले ऑनलाइन सेलिंग नहीं करते थे, अब ऑनलाइन सेलिंग है। कई बिजनेसेस इसकी वजह से एडिशनल कॉस्ट बियर कर रहे हैं जस्ट, बाकी कुछ नहीं है। इतने महंगे महंगे ऐड बनाते हैं, इतनी महंगी महंगी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बियर करते हैं, बट फेल हो जाते हैं। होगी ना कंपनियां फेल, कैसे कि इतने बड़े बड़े ऐड लगाते हैं, अच्छा जी सेल आ गई, ये हो गया वो हो गया, सारा कुछ शो भी करते हैं, बट उन्हें पता नहीं था ये पाकिस्तानी लेडीज है। इतना महंगी वेबसाइट बना ली, सारा कुछ आर्टिकल। अब लेडीज में ना परचेजिंग एक फिनोमिना है, जेंट्स के अंदर वो चीज बाय जेंडर एग्जिस्ट नहीं करती। इन्होंने जब भी कोई चीज परचेज करनी होती है ना, ये परचेज करने से पहले 6 दुकानें फिरेंगी, उसके बाद परचेज करेंगी। ये ह्यूमन साइकी है वुमेन की। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, बट पाकिस्तानियों में टिपिकल है। ये पहले 6 दुकानें ना फिरेंगी, डिजाइन देखेंगी, फिर जाके वो वाली चीज अच्छा ये उससे लग लग रही। अब ये क्या करती हैं, ये सारे ब्रांड्स की वेबसाइट ओपन करती, वहां पे देखते हैं अच्छा कौन कौन सा डिजाइन। आप किसी दिन मार्केट प्लेस में विजिट कर लें कि वो आउटलेट पे उनको इनको मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया, भाई वो वाला डिजाइन दे देना। और जंग किस चीज की होती है, सेल में से वो वाला डिजाइन ना खत्म हो जाए। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आप एज ए कस्टमर ये साइकी रखते हैं, बिजनेस ने इन सारी चीजों के आंसर देने हैं, उन्होंने उतनी क्वांटिटी उसके डिमांड के अकॉर्डिंगली सारा कुछ। आपको क्या लगता है ये जो आप देखते हैं पेजेस और ये वहां पे नेट पे इसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ये प्रोडक्ट बार बार इतनी दफा व्यू की गई है, ये जो जितनी क्वांटिटी वो सेल में ऑफर करते हैं ना कंपनीज, या ये वो किस बेसिस पे कि सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड प्रोडक्ट कौन सी है, उसकी क्वांटिटी उतनी ऑफर करते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट जो होता है आपका, वो ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशन पर, हाँ मतलब आप जो डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसके अंदर कितने स्ट्रांग है, आपकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है, आपके ऑपरेशंस कितने सक्सेसफुल, आपकी जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं कितने स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्शन का सिस्टम कितना एफिशिएंट है, आपके पास कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन जिस तरह ये आईएसओ सर्टिफिकेशन ये है कंपनी के पास, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्या आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते। फिर क्या आप सेकेंड हैंड इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं या न्यू परचेज करते हैं, ये तो फिर वो आप कॉस्टिंग मेथडोलॉजी यूज करेंगे, एनपीवी, आईआरआर, कि वो है करना चाहिए रिप्लेस या नहीं करना चाहिए।
तो ऑपरेशन से ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स। आप अपनी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, वो जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ा, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ये शो करेंगे, लाइन ऑफ अथॉरिटीज कितनी है, चेन ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल बताएंगे। फिर आप ये चीज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर कौन सी ऐसी टेक्निकल स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं। क्या आप ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करते हैं? बास कंपनीज नहीं करती, एम्प्लॉयज निकाल देती हैं। फिर आप अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेट किस तरह से करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मैयर कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं परफॉर्मेंस, ये सारी चीज। एम्प्लॉय मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हैं, रिनोमिनेशन क्या पे करते हैं, पर्सनल अलाउंसेस क्या हैं, ये सारा कुछ। वो एचआर साउंड होता है जिसको टाइमली पता चल जाए कि अब हमारे लेबर को, हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है। आप सक्सेसफुल एचआर तब हो, अदरवाइज। उसके बाद जनाब बजट, फाइनेंशियल। अच्छा, कोई बंदा मुझे बता सकता है बजटिंग और फोरकास्टिंग में क्या फर्क होता है? बजट और फोरकास्टिंग कोई भी बता सके? सर फोरकास्ट करते हैं हम नेक्स्ट फ्यूचर को, बट प्लान जो होता है उसको हम बजट कहते हैं। जो हम डिटेल या सॉलिड प्लान बनाते हैं उसको हम बजट कहते हैं। हाँ जी, कोई और बताना चाहे? मुझे लग रहा है मिस आयशा कुछ कहना चाह रही है। हाँ आयशा, क्या होता है फोरकास्ट और बजट? सर जी जी राशिद। अच्छा सर, ऐसा होता है कि जो बजट है ना, जैसे हम्म किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, उसकी बिड की जाती है, उस पर फिर हम एक बजट बनाते हैं अपना ना। सपोज हम्म करें कि हमारा कोई 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है, हम उसका हम्म, बजट बनाते हैं कि हमने 90 मिलियन में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये उसका बजट है। उसके बाद हम उसकी करते हैं फोरकास्टिंग। सही है। फोरकास्टिंग ये करते हैं कि हम उसको देखते हैं, पिछला जो भी आपके प्रोडक्ट यूज हो रही है ना, उसमें आइटम यूज हो रहे हैं, उसके हम्म रेट एनालिसिस करते हैं उसका, कि हम्म आपके अभी रेट क्या है, फ्यूचर में क्या रेट हो सकते हैं, और हमने इसको कितने में, मतलब सपोज करें हमने उसमें अगर 10% प्रॉफिट लेना है तो हमने उसको 90 या 80 में कंप्लीट करना है। ये चीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है इकरा कुछ कहना चाह रही। हाँ इकरा बोलो। अब कोई भी नहीं बोले। ओ भाई, कोई जंग थोड़ी हो रही है। अच्छा, यहाँ मैसेज कर रही है, नहीं सर। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन, ये तनवीर ने एक ना चीज लिखी है। अच्छा, लड़के ने निशाना फेंका ठीक था पर लगा गलत जगह पे। ये कहते हैं कि बजट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और फोरकास्टिंग जो होती है लॉन्ग रन होती है, लॉन्ग टर्म होती है। अच्छा, ये उल्टा बता गया वैसे तनवीर। ब- ब- नि- फेंका ठीक था बट लगा गलत जगह पे। बेसिकली दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही एस्टिमेशन की टेक्निक्स। हम ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को प्री एस्टिमेट करते हैं पहले से। ठीक है जी, हमने करना क्या? अब जो फोरकास्ट होते हैं ये शॉर्ट टर्म होता है, बजट लॉन्ग टर्म होता है, पहली बात। नंबर टू, फोरकास्टिंग किसी भी गिवन टाइम पीरियड के ऊपर की जा सकती है, बजट साल में एक दफा होता है, ये फर्क है। बजट एनुअल बेसिस पे होता है, फोरकास्ट किसी भी टाइम के ऊपर हो सकता है, एक बात। फिर यहाँ पे देखें कि वो जो 9 बजे वाली खबरें एंड होने वाली होती हैं, तो एक प्यारी सी लेडी आती है वेदर फोरकास्ट के साथ। उसने कभी आके वेदर बजट नहीं कहा। वो क्यों? कि भाई वेदर आप कितने दिन का बता सकते हैं, कितने दिन की एस्टिमेट दे सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये फर्क है। फिर बजटिंग में, बजट में अब देखें
अब गवर्नमेंट भी हर साल बजट बना, वो क्या है उसमें दो बातें में, फाइनेंशियल रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर, ये दो मेन की कंसर्न होते हैं। फोरकास्टिंग तो किसी भी चीज की जा सकती है और किसी भी टाइम की, ये फर्क है दोनों। ये शाह इसने लिखा है, हाँ मैं भी कह सकते हो। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि बजट जो होता है वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा होता है यस, कि आपने आपने बिल्कुल किस देता है तरह पिता। इसको हासिल करने, और जो फोरकास्टिंग है वो हमें ये बता रही होती है कि आया कि हम उस सिमत में उस डायरेक्शन पे ठीक जा भी रहे हैं या नहीं। देखो फिदा, एक बात, पहली बात ठीक है 100%, क्योंकि बजट ही एम्प्लॉय मोटिवेशन इनहेंस भी करता है। क्या आपको पता होता है आपने ये टारगेट सेट किया, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप ये टारगेट अचीव करें। यस, फोर्स प्रोवाइड ठीक। करें। जबकि देखो फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जी शॉर्ट टर्म, अब हमने ये बता दिया कि ये शॉर्ट टर्म है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वो एक्चुअल की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस होती है ना। तो इसका मतलब भी ये कि जो फोरकास्टिंग आप कर रहे होते हैं ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, वो किस चीज के लिए कर रहे होते हैं असल में, वो जो बजट है कि भाई आपका वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये बेसिकली यही है, वो कड़ी है कि जिसने आपको बेसिकली वो आपके बजट तक पहुंचा। ठीक हो। ठीक हो? हाँ, ठीक। ठीक। चलते हैं। अब ये कहता है बजट में बेसिकली बजट सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड से मैयर करना, वेरिएंसेस जिसमें बेसिकली आप पहले तो वो न्यूमेरिकल मैयर क्या है, वेरिएंस एनालिसिस होता है कि आप एक्चुअल और प्रिडिक्टेड को, तो यहाँ पे आप वो भी बताते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्शंस हैं सारी इसमें जो आप शो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ये होता है कि आप करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे, ये जो वेरिएंस है इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, वेरिएंस डेविएशन, तो वो डेविएशन आप खत्म कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें आप किस में शो करते हैं जनाब, बजट में। फिर अगला होता है आपने की कंसर्न ना फाइनेंशियल में, वो लिक्विडिटी पोजीशन बतानी होती है बिजनेस की, मतलब आपका कैश फ्लो कितना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। फिर बिजनेस को अगर फाइनेंस की नीड पड़ती है तो वो कहाँ से। अच्छा, इसमें एक और भी चीज होती है, आ, कुछ कंपनीज इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को भी अपना पार्ट बनाते हैं, अगर की हुई है ऐसी मेजर है कि वो बता, क्योंकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा ना भाई, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की हुई है, वो भी फिर आप इसका पार्ट। बट वो ऊपर है बजटेड में, आप कह लें वहां पे इसके दरमियान कहीं पे भी आप इस चीज को शो लाजमी करें, क्योंकि कल को आपको जारी बात है इन्वेस्टर रिक्वायर्ड है, उन्होंने देखना है आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी है, बाकी सारा कुछ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो कंपनीज दिखाती हैं और अपनी लिक्विडिटी पोजीशन शो भी करती हैं। और हमने वो ऊपर पढ़ा था स्टेक होल्डर में, फाइनेंस प्रोवाइडर जो क्रेडिटर है उनका की कंसर्न ही है लिक्विडिटी, क्योंकि जैसे ही रीपेमेंट होती है ड्यू तो आपने पे करना है, तो उनको आपकी लिक्विडिटी पोजीशन ही आपको इस चीज पे शो करेगी ना कि ये कितनी जल्दी कैश देने के कैपेबल हैं। उसके बाद फाइनेंशियल, सब फाइनेंशियल में आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसमें इंटरनल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सारा कुछ वो इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपने बाहर डिस्क्लोज करनी होती है, और एक्सटर्नल से आपने बेसिकली इन्वायरमेंट से जो चीज़ें हैं कि अपनी फ्यूचर की ग्रोथ की नीड को देख के कि आपको कितने फाइनेंस की ज़रूरत है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, ये बेसिकली क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। वो जो कॉन्सेप्ट नहीं ऑर्डर कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, कि उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप डिसीजन ले, क्योंकि इन्वेस्टर ने तो इस चीज को देखना है, आपके फाइनेंशियल्स को देखना है, उसको मैनेजमेंट का क्या पता है क्योंकि कितनी सक्सेस उसके, वो आपके ऑपरेशंस में क्या है, उसने आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मेजर कर। तो फाइनेंस भी इसका पार्ट होगा। फिर ये जो
लड़के ने बात की थी KPIs की, सिलेक्टेड ऑप्शन एंड क्रिटिकल मेजर्स। यहाँ पे अब ये जो है ना, आप अप्लाई करते हैं कई चीजें विद KPIs कि पहली बात तो ये है ना कि आप किस बेसिस पे किस चीज को, मतलब आप ISO सर्टिफिकेशंस जो हैं वो शो करेंगे, फिर आप ये भी शो करेंगे कि जी हम एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा साउंड है जी, हम न्यू प्रीमिसेस ढूंढ रहे हैं, हम फॉरेन पार्टनर्स दे, बिल्कुल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी, बिल्कुल बिल्कुल वो ऊपर फाइनेंशियल में इसका, ये सारी चीजें इसके अंदर शो करेंगे आप, मार्केट सेगमेंट क्या है या ये, फिर आपके माइलस्टोन्स, टारगेट्स। असल में वो जो लड़के ने कहा था ना KPIs, वो बेसिकली इसके अगेंस्ट सेट किए जाते हैं। माइलस्टोन होते हैं आपके टारगेट से, आपके बेंचमार्क जिसको आप अचीव करना चाह रहे होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बेसिस पे आप ये, अब ये फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं KPIs। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है भाई आप कौन सा मेजर यूज करके इस चीज को एस्टिमेट करें। अब ये जो आप वो शो नहीं करते उसमें जो आपकी होती हैं फाइनेंशियल मेजर्स की अगर बात करें कि उसके इंडिकेटर क्या है, ये जो फाइनेंशियल रेशियोज आप एस्टिमेट करते हैं, जिस तरह ऊपर लिक्विडिटी थी, करंट एसिड रेशियो, करंट रेशियो, क्विक एसिड रेशियो, ये यूं ही सॉल्वेंसी रेशियोज होती, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये भी KPIs है ना फाइनेंशियल, जो कि ये आपने माइलस्टोन सेट किए होते हैं, इसके अगेंस्ट होते हैं। ये एक पेज के ना ये रिपोर्ट के या तो कई कंपनी स्टार्टिंग में शो कर देते हैं या एंड पे शो कर देते हैं अलग से। जी जनाब पूछें आज के ये, मतलब किसी का जो कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई चीज क्लियर नहीं है, खुले दिल से पूछें। बाकी मुझे आज एक चीज सर बताएं, ये जो दो हाँ, अब इकरा ने पूछना है, हाँ पूछो इकरा, वैसे मैंने कहा था तब नहीं बोली थी। हाँ सर ये जो दो हमने लेक्चर्स हैं 7A 7B, मतलब इसमें से अभी हमने कुछ कुछ जो जो पढ़ा है वो ही पढ़ा है ना, बाकी अभी और चीजें हैं ना इसमें। अच्छा इकरा, बेसिकली आपका ना जो यहाँ पे आता है कि बिजनेस प्लान होता क्या है, ठीक है, जरूरी क्यों होता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और इसके पार्ट्स क्या, ये आपके कोर्स कंटेंट है इससे। असल में ये आज मैंने सच्ची बात बताऊं ना कि क्यों सेंड किया, एक क्योंकि कल भी सारी रात मैं जाग के काम करता रहा था, ठीक है, आज मुझको वो टाइम नहीं मिल सका था कि जिस फॉर्म में मैं आपको भेजता होता हूँ ना नोट्स, तो वो उस फॉर्म में मैं भेज दूँ, बट वो आपको अब कल या परसों इंशाल्लाह वो ठीक है, टाइम मिलता है थैंक ना, यू। तो वो मैं उसमें कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये उस टाइम पे समझे वो चोरी किया ना, तो चोरी डायरेक्टली आपको देगा। कोई मसला नहीं है, ओके थैंक यू। ठीक। जी जनाब किसी का क्वेश्चन पूछे। अच्छा पहले मुझे एक चीज बताएं, जो बातें ये मैं बोलता हूँ ये आपकी पल्ले पड़ती हैं, या कई ऐसा होता है कि भाई ऊपर से जा रही हैं, या बस जो मैं बोल रहा होता हूँ बातें समझ आ रही होती हैं कि क्या है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान सर बताया। समझ तो आ रही होती है, फिर बस रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। अब हाँ ये एक मिनट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये है कि इंशाल्लाह टाइम निकाल के थोड़ा देखेंगे तो फिर अच्छी ग्रिप हो जाएगी इन पे। ठीक 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 है ठीक। अच्छा यहाँ पे ना एक बात, ये वो किसी ने पूछा है कि सर ये इसमें से क्वेश्चन, अच्छा इसमें से नंबर 1 के सिनेरियो तो आ नहीं सकता, उसकी एक रीजन है, अगर ये सिनेरियो डालने लगे तो इतनी बड़ा एक पूरा टॉपिक है, ये पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिंपली आपने वो बता के उसके अंदर ये चीज एक एक दो दो पॉइंट लिखने होते हैं कि भाई इसके अंदर ये चीज आएगा, ये पॉइंट आएगा, इसके अंदर ये पॉइंट आता है। जैसे वो हमने वहां पे देखा कंपेटिटिव है, मिलेगा इंशाल्लाह, ये मैं आप में से कई लोगों को होता है, असल में ना थ्योरी के लिए पेशेंस भी रिक्वायर्ड होता है, और ये आपकी बड़ी एफर्ट होती है कि 2 घंटे आप बर्दाश्त कर लेते हैं मेरे जैसे बंदे को, तो ये वाकई ही बड़ी बात होती है।
तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपकी हर चीज़ प्लान टाइम पीरियड से पहले इंशाल्लाह कोशिश होगी, उसके अंदर आपकी रिवीजन ये इंशाल्लाह तो मैंने पक्की प्लान की हुई है, क्योंकि बॉडी का काम था मुझे एलोकेटेड आवर देना, वो उन्होंने दे दिए। उसको कितने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करूंगा कि ये आप लोगों को लगेगा सर इतना इतना पढ़ा देते हैं या ये, बट मुझे पता होता है हाँ, मैंने उसका सारा कोर्स काम वही किस तरह से मैनेज कर रहा लेके है जाना है सारा। जी। अच्छा, तो वो मैं चीजों को क्या होगा कि वो आप जी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह रिवीजन भी आपको टाइम मिलेगा फुल सारा कुछ। बात ये है कि ये तो रिवीजन भी आपकी तब समझ में आएगी ना जब वैसे एक्चुअल लेक्चर आपकी समझ में आता है। रिवीजन में तो मेरा फोकस 100% पेपर कंसर्न्ड होगा कि आपको ये बताना इस एरिया में से ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका क्वेश्चन पॉसिबल ये बनता है, इसका ये आंसर बनता है। प्रीवियस सॉल्व पेपर ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो पास्ट पेपर नहीं था, वो आपके लिए एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स थी मेरी तरफ से, ठीक है, कि पॉसिबल क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। आपके वो 2 अटेम्प्ट के पेपर्स वहां पे लगे हुए हैं, वो हम जब फाइनल पेपर के लिए तैयार करेंगे तो उसका सोल्यूशन मैं आपके से शेयर करूंगा। वैसे आपको हर चैप्टर की जो है ना, मतलब ये अभी आपका लर्निंग फेज है, आप लर्निंग में जब हैं तो आपने ये है, वो आपको वक्त से बहुत पहले मिल जाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, किस तरह का आंसर होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना तनवीर, तो टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए, बाकी अल्लाह का। ठीक है जी, फिर एंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, इंशाल्लाह फ्राइडे को मुलाकात। अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।